Hi everyone, hope you all are doing fine and your studies are going well. So guys, as you know that कि हम अपना CMA फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड हम कॉस्टिंग कर रहे थे। तो जो 20 मार्क का जो कॉस्टिंग का पोर्शन है उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की क्लास है जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अपना अकाउंट्स का 80 मार्क का जो पोर्शन है वो हम करेंगे। ठीक है ना, दोनों ही टॉपिक जो है वो इजी हैं। ओके, इसके अलावा सेपरेटली मेरी इकोनॉमिक्स और बिजनेस की और लॉ की जो है वो वीडियो चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स हैं और 100% आपको मिलेंगे सारे लेक्चर्स। ओके, विद एमसीक्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू पे आएंगे ताकि कंसेप्ट हमें पता रहे। चलिए गाइस, पहला जो हमारा स्टडी नोट नंबर है, स्टडी नोट नंबर 1 है हमारा अकाउंटिंग बेसिक्स। ओके, सो अकाउंटिंग बेसिक्स में क्या है गाइस, सबसे पहले अपने को समझना ये होगा कि अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं। ठीक है, अगर हम ना अकाउंटिंग के आने से पहले अगर हम अकाउंटिंग के आने से पहले की अगर हम बात करें तो गाइस उसमें क्या हुआ करता था, जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में भी हमने देखा है कि जो जमींदार हुआ करता था वो लोगों को उधार पैसे दिया करता था और उनसे ब्याज लिया करता था। ठीक है, तो क्या करते थे, तो आपने देखा होगा मुनीम जो था एक किताब में रिकॉर्डिंग करता था कि महेश को हमने 5,000 रुपए दिए और 2% प्रति महीने के ब्याज की दर से। ओके गाइस, तो रिकॉर्डिंग करता था, 5 दे दिए, हर महीने 5,000 पर ब्याज आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर 5 में से मान लीजिए प्रिंसिपल का अमाउंट 500 आ गया तो अब प्रिंसिपल कितना रहेगा, 4500। तो 2% का जो ब्याज वो किस पे मुनीम किस पे निकालता था, 4500 पे निकालता था। तो ऐसे काफी समय पहले, यानी अकाउंट्स आने से पहले भी ऐसे हुआ करता था। फिर धीरे धीरे करके क्या आना स्टार्ट हुआ, फिजिकल बुक्स आनी स्टार्ट हो गए। ठीक है, हमारी जो लेजर्स होती है आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी बुक्स होती है। लेकिन अब जो जैसा जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो अब जो है कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर पर अपनी सारी रिकॉर्ड मेंटेन करती है। जितनी भी जैसे मान लीजिए कोई वाउचर आया, मान लीजिए हमने क्या किया, एडवर्टीजमेंट का कोई बिल पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो हम एडवर्टीजमेंट का क्या कर देते हैं, टैली हो गया, बिजी हो गया, जितने भी ऐप है उसमें हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं। ठीक है, और साल के एंड में उन सॉफ्टवेयर से इजीली हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट और कैश फ्लो तीनों निकाल लेते हैं। अगर आप टैली की बात करें, अगर आप सैज इंटेक्ट की बात करें, सैप की बात करें, तो जितने भी आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, मतलब होता क्या अकाउंट्स में, जैसे ही हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन आती है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन यानी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, तो उनको हम क्या कर देते हैं, ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर हम ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो होगा हमें क्या, हम लोग उन ट्रांजेक्शन को भूल जाएंगे। सो इसीलिए हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर हम बुक को मेंटेन करें तो हमारी लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन होती है, दिन में हजारों ट्रांजेक्शन होती है। अगर एक भी ट्रांजेक्शन, अगर मान लीजिए गाइस, अगर एक भी ट्रांजेक्शन अगर आप भूल गए तो आपको लाखों का नुकसान होगा। इसके अलावा जो मालिक होता है वो क्या करता है, साल दर साल मेहनत करता है। जो मालिक होता है गाइस वो क्या करता है, मेहनत करता है। तो वो क्या करता है, वो जानना चाहता है कि साल के एंड में उसको कितना प्रॉफिट हुआ या साल के एंड में उसको कितना लॉस हुआ। ओके, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो खुश होगा थोड़े समय के लिए और फिर दोबारा मेहनत करेगा और क्या करेगा, फिर उसको दोबारा और प्रॉफिट करेगा और गेन ज्यादा से ज्यादा करेगा। लेकिन अगर उसको नुकसान हुआ तो वो पता लगाएगा कि रीजन क्या थे उसके नुकसान के। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आएगा। इसीलिए हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि हमें कितना नुकसान है और कितना हमें मुनाफा हुआ है। चलिए, हमें क्या क्या पढ़ने हैं इस नोट में, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कन्वेंशन पढ़ने हैं। धीरे धीरे करके देखेंगे। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डबल एंट्री सिस्टम, हमें बुक ऑफ प्राइम एंट्री, सब्सिडियरी बुक्स देखेंगे हम, कैश बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन का चैप्टर देखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये हमने 11th और 12th में पढ़ चुके हैं हम। ये ओपनिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, बैंक रिकॉन्सिलेशन 11th 12th में ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। एक बार हम इनको गो थ्रू करेंगे, रिवीजन करेंगे, फाउंडेशन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उनके बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे और इजीली निकल जाएगा पेपर नंबर 2 विद गुड मार्क, नो नीड टू वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। आइए हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखते हैं अब। ठीक है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए, यानी ये सीपीए होता है ना, जैसे इंडिया में सीए होता है, सीए तो वहां पर सीपीए होता है अमेरिका में। ठीक है, तो अगर हम इंडिया का सीए करने के बाद भी सीपी, तो सीपीए ने डेफिनेशन दी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई, आपने कोई सामान खरीदा या आपने कोई सामान बेचा, जैसे ही ट्रांजेक्शन हुई आप उसकी क्या करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे। क्लासिफाई का मतलब जो ट्रांजेक्शन जहां पर जानी है, जिस कैटेगरी के अंदर जानी है आप उसको रखोगे। जितनी भी सेल की ट्रांजेक्शन होंगी वो सेल की सेल में जाएंगी, जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन होगी हम कैश में डालेंगे। ठीक है, जितनी भी मशीन परचेस करने की एंट्रियां होंगी वो हम एक जगह रखेंगे। होप यू आप समझ रहे हैं क्लासिफाई। और समराइजिंग का मतलब फिर हम अल्टीमेट समराइज करेंगे कि मेरा कितने का मैंने कैश खरीदा, कितने का मैंने उधार सामान खरीदा, कितने का मैंने कैश में सामान बेचा और कितने का मैंने सामान कैश में उधार में बेचा।
एंड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी की जो ट्रांजेक्शन होगी ना अकाउंट्स में, केवल और केवल मनी की ट्रांजेक्शन जो होती है उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर इन अ पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, ओके, यानी जो भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल की होगी उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और समराइज करेंगे, ओके। उसके बाद हमें अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन 1966 में डेफिनेशन दी है, 1961 में या 1966 में। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, वही है कि आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन से मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है और कौन से मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है। आपको मेजर करना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ओके। सिंपल सा आपको इस तरीके से अकाउंटिंग करना पड़ेगा, जो अकाउंट्स के यूजर्स हैं उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे ढंग से मिल जाए। यूजर्स क्या क्या हम आगे पढ़ेंगे, पर आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे जो मालिक हो गया वो यूजर है, वो अपने अकाउंट से दिखना चाहता है ताकि उसको पता लग सके कितना उसको प्रॉफिट हुआ है और कितना उसको नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट देखना चाहती है हाँ भाई जो टैक्स ये भर रहे हैं अकाउंट्स के बंदे, ये ठीक भर रहे हैं या नहीं भर रहे, ये ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके प्रॉफिट से पता लगा लिया जाता है भाई प्रॉफिट पर इतना आपका टैक्स भरना चाहिए और आप टैक्स कम भर रहे हो। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, चलिए गाइस ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है हमारा प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग, ओके। जो यूजर्स हैं जैसे कि मालिक है, मालिक को ये क्या करता है इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई कितना नुकसान हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो आप क्या करोगे और मेहनत करके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। अगर आपको नुकसान हुआ है तो आप उसको एनालाइज करोगे कि आपका नुकसान का रीजन क्या था, ताकि नेक्स्ट यानी आने वाले सालों में आपको नुकसान ना हो। उसके बाद है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ओके। इसमें सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, आपने देखा होगा जैसे ही जो ट्रांजेक्शन होती है तुरंत हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मान लीजिए आज 5 तारीख की डेट में कोई ट्रांजेक्शन आपने सामान खरीदा तो आप 5 तारीख की डेट में रिकॉर्ड करोगे। इससे क्या है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है कोई भी मिस नहीं होता और आपकी अकाउंटिंग जो है प्योरली बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कहने का मतलब क्या है कि आप जो ट्रांजेक्शन जिस डेट की है, जो ट्रांजेक्शन जहां पर जानी चाहिए थी, जिस बुक्स में जानी चाहिए थी, उसी बुक्स में अगर आपने उसको भेजा है, उसी डेट में अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सपोज 5 तारीख की जो ट्रांजेक्शन उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो अगले महीने या अगले साल कर रहे हो, तो कई बार भूलने के चांस रहते हैं कि अगर आप गलती से भूल जाओ तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन, सिंपल सा बात है, हर एक जो बिजनेसमैन है उसका असली मकसद होता है साल के अंत में ये पता लगाना कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। ये वो तभी पता लगा पाएगा यदि उसने अपने अकाउंट सही से बनाए हैं, तभी उसको सही प्रॉफिट और सही लॉस का पता चल पाएगा। उसके बाद है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर मान लीजिए इससे ये पता लग जाता है, हम क्या बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 10 लाख रुपए की असेट है लेकिन उसको 15 लाख रुपए की लायबिलिटी पे करनी है, तो हम बोलेंगे ऐसी कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी कंपनी के पास 25 लाख की असेट है और उसको 10 लाख रुपए लायबिलिटी देंगे, तो हम बोलेंगे जो कंपनी है उसकी कंडीशन जो है काफी अच्छी है। होप ये आपको समझ में आएगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजमेंट है, जो मालिक है, उसको जो सरकार है उसको क्या करती है इंफॉर्मेशन देती है जो उनको रिक्वायर्ड होती है इंफॉर्मेशन। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन जहां पर जाना है आप वहीं पर भेजेंगे सिस्टमैटिक तरीके से। जो ट्रांजेक्शन जिस डेट की है सिस्टमैटिक तरीके से हम उस ट्रांजेक्शन को वहीं पर भेजेंगे। एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन, ओके। अल्टीमेट हमारा मकसद होता है इन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का कि कितना मुझे प्रॉफिट मिला है, कितना मुझे नुकसान हुआ है। उसके बाद टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अल्टीमेट हमारा जो मकसद होता है गाइस वो हमारा होता है कि हमारी वो फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाए कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें क्या हुआ है नुकसान हुआ है। उसके बाद ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, ओके। इससे ये पता लग जाता है कि कंपनी की जो कंडीशन है वो कैसी है। मान लीजिए मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए अगर कंपनी के पास 10 लाख की एसेट है, अगर उसको 20 लाख रुपए किसी को देने हैं तो कंपनी की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कंपनी की अपनी लायबिलिटी को पे करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, चाहे हम वो लॉन्ग टर्म की बात करें या चाहे हम उसको बात करें शॉर्ट टर्म की बात करें। होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला है मेजरमेंट। अकाउंटिंग मेजर पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट इट करंट फाइनेंशियल पोजीशन, ओके। सो हम हर साल रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शंस को। 2011 के भी हमने रिकॉर्ड मेंटेन करे, 2012 के भी, 2013 के भी। तो हम पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि 2000 जो 11 है मेरा प्रॉफिट कितना आया था, 12 में मेरा प्रॉफिट कितना है, 13 में कितना है, 14 में कितना है, 15 में कितना है, क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा।
क्या मेरा बिजनेस ग्रोथ ले रहा है या नहीं ले रहा। तो वो मुझे अकाउंटिंग, अगर मैं अच्छी अकाउंटिंग करूंगा, प्रॉपर अकाउंटिंग करूंगा, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा, तो यस गाइस, ये क्या होगा, मुझे मेरे को क्या मिलेगा, परफॉर्मेंस जो है मैं अपनी पता लगा सकता हूँ। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई और टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। पूरी जो अकाउंटिंग है वो मैं कराऊंगा पेपर नंबर 2 पूरा। चलिए गाइस, फोरकास्टिंग मतलब हम अपने पास डेटा अगर हम सही से रिकॉर्ड करेंगे तो उसके बेसिस पर हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं, यानी भविष्य में और भी मतलब प्लानिंग कर सकते हैं हम। डिसीजन मेकिंग, अकाउंट्स के थ्रू हम डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं कि भाई हमें, अगर मान लीजिए हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर हमें 5 साल 6 साल तक हम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं और लॉस ही हो रहा है हमें, तो हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं भविष्य के लिए कि हमें अपने बिजनेस को स्टॉप कर देना चाहिए। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, बिल्कुल हमारे पास हर साल के डेटा होता है, तो हम किसी भी साल की तुलना आपस में कर सकते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक जा रही है या नहीं जा रही है। तो हम अकाउंट्स अगर सही से मेंटेन करें तो हम अपनी कंपैरिजन और इवैल्यूएशन सही से कर सकते हैं गाइस। कंट्रोल, कंट्रोल के द्वारा क्या है कि अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो यस मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। और अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो अपनी जो वीक पॉइंट है, जहां पर मुझे काम करने की जरूरत है, उन पॉइंटों को मैं ढूंढूंगा गाइस, और यस उन पर मैं अपना काम करूंगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, बिल्कुल अकाउंट इसलिए मेंटेन किए जाते हैं कि अगर गवर्नमेंट अगर कभी भी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट को देखना चाहती है या मुझसे कभी भी कोई जो डेटा मांगे, तो अगर मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन है तो मैं गवर्नमेंट को ऑन द स्पॉट वो जो डेटा है वो दे सकता हूँ। अगर मेरे पास नहीं हुए तो मुझे बनाने पड़ेंगे जिसमें समय लगेगा, और गवर्नमेंट जो है वो भी मुझे डांट सकती है कि क्यों नहीं तुमने अपने रिकॉर्ड जो है मेंटेन करे। इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है गाइस। होप यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ अगला टॉपिक है हमारा छोटा सा बुक कीपिंग हमारा। गाइस बुक कीपिंग का मतलब सिंपल सा होता है, जब भी जो ट्रांजेक्शन जब हो चुका हो, तुरंत उसको रिकॉर्डिंग करें। बुक कीपिंग का मतलब कीप मतलब रखना, यानी रिकॉर्ड को रखना। आपको जैसी घटना घटित हुई आपको क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। जो बुक कीपिंग होता है ना, जब बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है उसके बाद ही अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। होप ये आपको समझ में आया होगा। बुक कीपिंग का काम जब खत्म होता है उसके बाद किसका काम स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग का। यानी अकाउंटिंग को बेस देता है, यानी अकाउंटिंग को काम करने के लिए डेटा प्रोवाइड करता है कौन, बुक कीपिंग। डेटा प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग को। एक बार हम पढ़ते हैं, गो थ्रू करते हैं। बुक कीपिंग as defined by Carter, bookkeeping is a science and art of correctly recording of books of account. Okay, books of account को correctly record करना होता है इसमें। All those business transactions that result in transfer of money or money worth, मैंने कहा था money से related जो transactions होंगे उन्हीं को हम यहाँ पर record करेंगे। Bookkeeping is an activity concerned with recording and classifying financial data related to business operation in order of occurrence. जैसे ही हमारा ट्रांजेक्शन हो जाए उसी दौरान हमें उसी इमीडिएटली हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। Bookkeeping is a mechanical task which involve collection of basic financial information. Okay, इसमें क्या करना होता है, हमें जो basic financial information जो भी होती है वो हमें कलेक्ट करनी पड़ती है। Identification of event and transaction which financial character economic transactions, यानी जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी गाइस उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। मनी 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 से रिलेटेड, हमने किसी को पैसा दिया, किसी से हमें पैसा रिसीव हुआ, ओके, हमने सामान उधार खरीदा या हमने नकद खरीदा, यहाँ पर पैसों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मनी कैरेक्टर बोल सकते हैं या फिर फाइनेंशियल कैरेक्टर बोल सकते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं आप इसे। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी जैसी ही ट्रांजेक्शन हैपेंड हो जाए यानी घटित हो जाए आपको तुरंत उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लासिफाइंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्लासिफाइंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन सिंपल सा है, जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होंगे, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइजिंग स्टेटमेंट नोन एज ट्रायल बैलेंस, ये जब हम सारा डेटा बना लेते हैं, लेजर बना लेते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके, ट्रायल बैलेंस में लेजर के जितने भी क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो हम कहाँ डालते हैं, ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। अब हम देखेंगे कि बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब हम देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होते हैं। आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज इनपुट फॉर अकाउंटिंग, यानी बुक कीपिंग का काम अकाउंटिंग से पहले होता है। जब बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है जो उसका डेटा बनकर आता है फाइनली ही वो डेटा किसकी हेल्प करता है, अकाउंटिंग के काम करने के लिए। सो आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी अकाउंटिंग काम तभी स्टार्ट होता है जब बुक कीपिंग अपना काम एंड कर लेता है। Purpose of bookkeeping is to keep systematic record of transaction and event of financial character in order of occurrence, जैसी ट्रांजेक्शन हुए बुक कीपिंग का काम है तुरंत उनको रिकॉर्ड करना।
Purpose of accounting is to find result of operating activity of business and to report financial strength of business. यानी अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितना मुझे नुकसान हुआ है. बुक कीपिंग इज अ फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग. ओके, यानी बुक कीपिंग जो है वो जो भी डेटा देती है वो अकाउंटिंग को डेटा प्रोवाइड करती है. अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कंसीडर किया जाता है. बुक कीपिंग इज कैरिड आउट बाय जूनियर स्टाफ. जो छोटे मोटे स्टाफ होते हैं ना, जो अभी फ्रेशर हैं, जो बीकॉम मतलब आप बोल सकते हो अभी जो जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, तो वो ये काम करते हैं बुक कीपिंग का, यानी अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग का काम. और अकाउंटिंग इज डन बाय सीनियर स्टाफ विद स्किल ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. यानी जो सीनियर स्टाफ होता है क्वालिफाइड, आप बोल सकते हो सीएस, सीएस, सीएमए, यही अकाउंटिंग का काम करते हैं. ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू समराइज द cumulative effect of all economic transaction of business for a given period of maintaining permanent record of each transaction which its evidence and financial effect on accounting variable. Okay, सिंपल सा बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, जो ट्रांजेक्शंस है उनको रिकॉर्ड करना. और ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ओनली बुक कीपिंग बट आल्सो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिपोर्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन. यानी डिसीजन मेकिंग के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अकाउंटिंग में प्रॉफिट और लॉस का देखा जाता है, कितना प्रॉफिट हुआ है हमें और कितना नुकसान हुआ है. तो दीज आर द डिफरेंसेस, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच के डिफरेंसेस हैं. उसके बाद जरा हम देखते हैं हम अकाउंटिंग साइकिल, इस तरीके से हमारा अकाउंटिंग साइकिल चलता है. सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. जब भी जो ट्रांजेक्शन घटित होता है मॉनेटरी, वो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. उसके बाद हम जर्नल एंट्रियां करते हैं. उसके बाद जर्नल एंट्रियों की हम लेजर में डालते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस में. अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है तो वो करते हैं हम. फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मिलता है, क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं हम कुछ. फिर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल जाता है. आइए हम पढ़ते हैं एक बार इनको. Accounting cycle, recording of transaction. As soon as transaction happens, it first recorded in subsidiary book. subsidiary book बहुत सारी subsidiary book होती है हमारी. कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज रिटर्न बुक हो गया, सेल रिटर्न बुक हो गया. तो इनको, इन सारी बुक्स को हम बोलते हैं subsidiary book. ठीक है, तो जैसे ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे उनको हम रिकॉर्ड करेंगे सारी subsidiary बुक में. फिर हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे. ओके, क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है कि डेट वाइज, यानी जो मतलब 5 तारीख, फिर 6 तारीख, फिर 7 तारीख, फिर 8 तारीख, फिर 9 तारीख, यानी डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली. ऑल जर्नल आर पोस्टेड इनटू लेजर क्रोनोलॉजिकली. आपको पता लग गया क्रोनोलॉजी का मतलब डेट वाइज. एंड इन क्लासिफाइड मैनर. ट्रायल बैलेंस. आफ्टर टेकिंग ऑल लेजर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एडजस्टमेंट एंट्रीज. ऑल द एडजस्टमेंट एंट्रीज आर टू बी रिकॉर्डेड properly and adjusted accordingly before preparing financial statement. तो अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की या प्रीपेड एक्सपेंस की या प्रीपेड रेंट की, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री अभी हमें करनी पड़ती हैं, तभी हम एक प्रॉपर अकाउंट्स बना सकते हैं. उसके बाद हमें ये एडजस्टमेंट एंट्रीज कर ली हमने, उसके बाद हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा. एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आल्सो बी प्रिपेयर्ड. क्लोजिंग एंट्री. ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इनटू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जितने भी नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है, 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल. जितने भी खर्चे से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं ना, जैसे कि एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंस से रिलेटेड खर्चे होते हैं, तो वो हमारा नॉमिनल में आता है. इन सबको करने के बाद हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नाउ बी इजीली प्रिपेयर्ड व्हिच विल एग्जिबिट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट. अब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इजीली हम बना सकते हैं. ओके, तो ये हमारे अकाउंटिंग साइकिल थे. उसके बाद हमारा क्या है कि 3 तरह की अकाउंटिंग होती है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस देखते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें हम पर यूनिट कॉस्ट देखते हैं, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सके. मैनेजमेंट डिसीजन, हम डिसीजन लेते हैं कि भाई हमारी जो वीक पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, उन वीक पॉइंट पर हमें क्या करना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है. 3 तरह की होती है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें नुकसान हुआ है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग में एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है ये हम निकालते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन देखते हैं कि क्या हमारे वीक पॉइंट है, उन वीक पॉइंट पर काम करते हैं और उनको अच्छे से उसको हम इंप्लीमेंट करके अपनी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको हम दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंड स्टेट अफेयर ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. ओके, हमें फाइनेंशियल रिजल्ट का पता लगता है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है. इसको हम स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग भी बोलते हैं, 1 नंबर में आ सकता है. कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब इंफॉर्मेशन जनरेशन फॉर कंट्रोलिंग ऑपरेशन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी एंड
हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है, इसलिए इसको हम कंट्रोल को अकाउंटिंग भी बोलते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, और यू कैन से दैट डिसीजन मेक अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट इज कॉमनली टर्म्ड एज अकाउंटिंग द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये हमने पहले पढ़ लिया है कि इसका मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। कॉस्ट अकाउंटिंग देख लेते हैं, वो पढ़ा नहीं हमने। सीमा लंदन, जैसे इंडिया में होता है ना सीएमए इंस्टीट्यूट, ऐसी लंदन में है सीमा लंदन, ये पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट की फर्स्ट बॉडी है, सेकंड पे हमारा इंस्टीट्यूट आता है। Cost accountancy is defined as application of costing and cost accounting principle, methods and techniques to the science, art and practice of cost control and ascertainment of profitability, as well as presentation of information for the purpose of managerial decision making. Okay, इसमें हम कॉस्टिंग का पता लगाते हैं भाई किस तरीके से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, और फिर हम डिसीजन मेकिंग क्या करते हैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजर। जो मैनेजमेंट, जो अपर मैनेजमेंट होती है, टॉप मैनेजमेंट होती है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा लेती है और एनालाइज करती है उसको विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड विद देम बेसिस मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन दैट would follow them better equipped in their management and control function. Okay, इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद क्या होती है कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा लेते हैं, एनालाइज करते हैं, और जो हमारे वीकर पॉइंट होते हैं उनको हम अच्छे से उनको हम इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि हमें क्या है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और कम हमें नुकसान हो। अकाउंटिंग दो तरह की होती है, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, जिसमें दोनों के मिक्स कॉम्बिनेशन होते हैं। कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब जब यदि अगर हम ऐसी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं जिसमें कैश का आना और कैश का जाना ही केवल रिकॉर्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। मतलब उधार के अगर ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड ना करें तो वो हमारा होता है, अगर हम केवल और केवल कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। और अगर हम उसमें कैश और नॉन कैश दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और जिसमें दोनों के क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड अकाउंटिंग। ओके, मिक्स्ड और हाइब्रिड अकाउंटिंग वो पढ़ेंगे अभी हम। Accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting is the method of recording transaction by which revenue, cost, asset and liabilities are reflected in accounts for the period in which they accrue. Okay, कहने का मतलब ये है कि जिस पीरियड का वो ट्रांजेक्शन है, हम उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चाहे वो कैश में उसकी पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, चाहे कैश में वो रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, जिस पीरियड का जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम उस पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, this basis includes consideration relating to deferral, allocation, depreciation, and amortization. This basis is also referred to as mercantile basis of accounting. Accrual basis of accounting का दूसरा नाम mercantile, ये भी रिकॉर्ड कर लेना, एक नंबर में आ सकता है। mercantile basis of accounting भी होता है। उसके बाद है cash basis of accounting. Cash basis of accounting is a method of recording transaction by which revenue, cost, asset, and liabilities are reflected in the accounts for the period in which accrual, receipt और actual payment are made. सिंपल है, एक्चुअल में या तो मुझे पैसा मिला है या एक्चुअल से मेरा पैसा गया है, दोनों ही केसेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। केवल कैश में पैसे का आना और कैश में पैसे का जाना, तभी ये रिकॉर्डिंग होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच की। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम। एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो भी है, प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, एक्रूड हो गया, अनअर्न्ड हो गया, ये सब इसमें आते हैं, जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग में ये चीजें नहीं आती हैं। अंडर दिस देयर मे बी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड अक्रूड एडवांस इनकम इन द बैलेंस शीट। यस, यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अंडर दिस देयर इज नो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अक्रूड या एडवांस इनकम। ओके, होप यू आप अंडरस्टैंड हो गया होगा। हायर या लोअर इनकम इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम। ओके, इनकम स्टेटमेंट विल शो आर रिलेटिवली हायर इनकम। मान लीजिए अगर आपका अक्रूड इनकम आ रहा है तो उससे आपकी क्या होगी, इनकम जो है वो ज्यादा आएगी और उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि हम रिकॉर्ड नहीं करते उन ट्रांजेक्शन को, तो इनकम मेरी कम होगी, उस वजह से मेरी क्या होगी, इनकम भी लो होगी और मेरा जो प्रॉफिट होगा वो भी लो होगा। और अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंस को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस वजह से मेरा जो इनकम होगी वो लो होगी। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस को, तो इससे मेरी इनकम क्या होगी, हायर होगी यहाँ पे। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन टू एन अकाउंटेंट टू मैनिपुलेट द accounts by way of choosing the most suitable method out of
several alternative. Under this an accountant has an option. Okay, आप किस मेथड को चूज करना चाहते हो इसमें आपके पास ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें आपके पास गाइस क्या होगा, ऑप्शन नहीं होगा. अंडर दिस एन अकाउंटेंट हैज नो ऑप्शन टू मेक अ चॉइस. ओके, यहाँ पर कोई चॉइस इतना नहीं होता. दो अकाउंटिंग था, अगर मैं कैश और नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकता हूं तो मेरा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसका दूसरा नाम मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी होगा. लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि यदि मैं कैश के ट्रांजेक्शन का आना और कैश के ट्रांजेक्शन का जाने का रिकॉर्ड करूंगा, केवल और केवल कैश का आना और जाना रिकॉर्ड होगा, तो वो मेरा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है. लेकिन कैश और नॉन कैश दोनों ट्रांजेक्शन का अगर मैं रिकॉर्ड करता हूं तो मेरा मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या दूसरे शब्दों में अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं. और जिनमें कैश और नॉन कैश दोनों ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड और मिक्स्ड. वो हम पढ़ते हैं. वो हम चलिए, छोटा सा टॉपिक है ये. अंडर द हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इनकम आर रिकॉग्नाइज्ड एज कैश बेसिस. इनकम कैश बेसिस पर रिकॉर्ड होगी. when they are received in cash, expense are recognized on accrual basis. Okay, यानी कैश जो मुझे मिलना है वो तो मुझे जब एक्चुअल में मिलेगा तभी रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन एक्सपेंस को मैंने एक्चुअल में पेमेंट करी हो या ना करी हो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे अराइज रिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन दे आर पेड और नॉट. ओके, पेड हुआ है या नहीं हुआ है, अगर एक्सपेंस जिस पीरियड का उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. लेकिन हाइब्रिड और मिक्स अकाउंटिंग में जब मुझे कैश मिलेगा, कैश मुझे मिलेगा तो अभी रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन एक्सपेंस जो होगा मेरा वो क्या करेगा, चाहे वो पेड किया हो या ना किया हो, जिस पीरियड का होगा उसमें मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ओके गाइस, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. एक बार दो तीन बार एक या बार ही वीडियो को देख लीजिएगा. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. जो अगला टॉपिक करेंगे हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करेंगे, कि जो छोटी छोटी टर्म्स होती है अकाउंटिंग में, उन टर्म्स को हम मतलब क्या, उन टर्म्स का मतलब क्या है, उन चीजों को हम समझेंगे. तो धीरे धीरे करके हम सारा का सारा जो अपना अकाउंट्स है वो हम अपना कंप्लीट कर लेंगे. ओके गाइस, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. एक बार जो इस लेक्चर है, इस लेक्चर को आप देख लीजिएगा. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, और बाय गाइस, टेक केयर.